चैप्टर 15। और दूर जंगल में घावों से लथपथ, थक्केदार, खून से अकड़ता हुआ, क्रोध और दुख से जलता हुआ कोराक बड़े बबूनों के निशान पर वापस लौटा। वो उन्हें वहां नहीं पाया जहां उसने उन्हें आखिरी बार देखा था, नहीं उनके किसी सामान्य ठिकाने पर, लेकिन वो उन्हें उनके पीछे छोड़े गए अच्छी तरह से चिन्हित निशान के साथ खोज रहा था, और आखिरकार वो उनसे आगे निकल गया। जब वह पहली बार उनके पास आया तो वे धीरे धीरे लेकिन लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, उन आवधिक प्रवासों में से एक में, जिसके कारणों को बबून खुद सबसे अच्छी तरह से समझा सकता है। नीचे की ओर से उन पर आए सफेद योद्धा को देखते ही झुंड ने उसे खोज लेने वाले प्रहरी की चेतावनी भरी पुकार के जवाब में रुक गया। बहुत गुर्राहट और बुदाबुदाहट हुई, बैलों की ओर से बहुत कठोर पैर चक्कर लगाते रहे। माताओं ने घबराई हुई ऊंची आवाज में अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनके साथ अपने स्वामियों और मालिकों के पीछे सुरक्षित स्थान पर चली गईं। कोराक ने राजा को जोर से पुकारा, जो उस जानी पहचानी आवाज पर धीरे धीरे, सावधानी से और अभी भी अकड़ते हुए आगे बढ़ा। उसे अपने कानों और आंखों की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा करने से पहले अपनी नाक का पुष्टिकरण प्रमाण अवश्य प्राप्त करना चाहिए था। कोराक पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। उस समय आगे बढ़ने से तत्काल हमला हो सकता था, या आसानी से भागने की घबराहट हो सकती थी। जंगली जानवर तंत्रिकाओं वाले प्राणी होते हैं। उन्हें उन्माद की ऐसी प्रजाति में डालना अपेक्षाकृत सरल बात है जो या तो हत्या के लिए उन्माद पैदा कर सकती है, या स्पष्ट रूप से घोर कायरता के लक्षण पैदा कर सकती है। हालांकि यह एक सवाल है कि क्या जंगली जानवर वास्तव में कभी काया होता है। राजा बबून कोराक के पास आया। वो उसके चारों ओर एक घटते हुए घेरे में घूमता रहा, गुर्राता हुआ, घुराघुराता हुआ, सूंघता हुआ। कोराक ने उससे बात की। मैं कोराक हूँ, उसने कहा। मैंने वह पिंजरा खोला जिसमें तुम थे। मैंने तुम्हें तारमंगनी से बचाया। मैं कोराक हूँ, हत्यारा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, तुम कोराक हो। मेरे कानों ने मुझे बताया कि तुम कोराक हो। मेरी आंखों ने मुझे बताया कि तुम कोराक हो। अब मेरी नाक मुझे बताती है कि तुम कोराक हो। मेरी नाक कभी गलत नहीं होती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आओ, हम साथ में शिकार करेंगे। कोराक अब शिकार नहीं कर सकता, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। गोमंगनी ने मेरीम को चुरा लिया है। उन्होंने उसे अपने गांव में बांध दिया है। वे उसे जाने नहीं देंगे। कोराक अकेले उसे मुक्त करने में असमर्थ था। कोराक ने तुम्हें मुक्त किया। अब क्या तुम अपने लोगों को लाकर कोराक की मेरीम को मुक्त करोगे? गोमांगनी के पास बहुत सी तीखी लाठियां होती हैं जिन्हें वे फेंकते हैं। वे मेरे लोगों के शरीर में छेद कर देते हैं। वे हमें मार देते हैं। गोमांगनी बुरे लोग हैं। अगर हम उनके गांव में घुसे तो वे हम सबको मार देंगे। कोराक ने जवाब दिया, तारमंगनी के पास ऐसी लाठियां होती हैं जो बहुत तेज आवाज करती हैं और बहुत दूर से ही मार देती हैं। जब कोराक ने तुम्हें उनके जाल से आज़ाद किया था, तब उनके पास ये थीं। अगर कोराक उनसे बचकर भाग जाता तो तुम अब तारमंगनी के बीच कैदी होते। बबून ने अपना सिर खुजलाया। उसके और बंदर आदमी के इर्द गिर्द एक खुरदरे घेरे में उसके झुंड के बैल बैठे थे। वे अपनी आंखें झपकाते थे, ज्यादा फायदेमंद स्थिति के लिए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते थे, सड़ती हुई वनस्पतियों में किसी स्वादिष्ट कीड़े को खोदने की संभावना पर खरोंचते थे, या अपने राजा और अजीबोगरीब मंगनी को निस्तेज होकर देखते रहते थे, जो खुद को इसी नाम से पुकारता था, लेकिन जो ज्यादा हद तक नफरत करने वाले तारमंगनी जैसा दिखता था। राजा ने अपने कुछ बुजुर्गों की तरफ देखा, मानो उन्हें सुझाव दे रहा हो। हम बहुत कम हैं, एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहाड़ी इलाकों में बबून हैं, दूसरे ने सुझाव दिया। वे जंगल के पत्तों जितने हैं। वे भी गोमांगनी से नफरत करते हैं। उन्हें लड़ना पसंद है। वे बहुत जंगली हैं। चलो हम उनसे हमारे साथ चलने को कहें। फिर हम जंगल में सभी गोमांगनी को मार सकते हैं। वो उठा और अपने कड़े बालों को खड़ा करते हुए बुरी तरह गुर्राया। बात करने का यही तरीका है, हत्यारा चिल्लाया, लेकिन हमें पहाड़ी इलाके के बबून की जरूरत नहीं है। हम ही काफी हैं। उन्हें लाने में बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि मरियम मर जाए और हम उसे मुक्त करने से पहले ही खा लें।
चलो हम गोमंगनी के गांव के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। अगर हम बहुत तेजी से यात्रा करते हैं तो वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर एक ही समय में हम गांव में घुस सकते हैं, गुर्राते और भौंकते हुए। गोमंगनी बहुत डर जाएंगी और भाग जाएंगी। जब वे चले जाएंगी तो हम मरियम को पकड़ सकते हैं और उसे ले जा सकते हैं। हमें न तो मारना है और न ही मरना है, कोराक को बस अपनी मरियम चाहिए। हम बहुत कम हैं, बूढ़ा बंदर फिर से बोला। हाँ, हम बहुत कम हैं, दूसरों ने भी यही कहा। कोराक उन्हें मना नहीं सका। वे खुशी खुशी उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें ये काम अपने तरीके से करना था और इसका मतलब था कि उन्हें पहाड़ी इलाके के अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों की सेवाएं लेनी होंगी। इसलिए कोराक को मजबूरन झुकना पड़ा। फिलहाल वह बस इतना ही कर सकता था कि उन्हें जल्दी करने के लिए कहे, और उसके सुझाव पर राजा बबून अपने 1 दर्जन सबसे ताकतवर बैलों के साथ कोराक के साथ पहाड़ी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया और झुंड के बाकी हिस्से को वहीं छोड़ दिया। एक बार साहसिक कार्य में शामिल होने के बाद बबून इसके बारे में काफी उत्साहित हो गए। प्रतिनिधिमंडल तुरंत रवाना हो गया। वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन बंदर आदमी को उनके साथ बने रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे पेड़ों के बीच से गुजरते समय बहुत शोर मचाते थे ताकि उनके सामने के दुश्मनों को ये संकेत मिल सके कि एक बड़ा झुंड आ रहा है, क्योंकि जब बबून बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं तो कोई भी जंगली प्राणी उन्हें परेशान करने की परवाह नहीं करता। जब देश की प्रकृति समतल पर बहुत यात्रा की मांग करती थी और पेड़ों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी, तो वे चुपचाप चलते थे, ये जानते हुए कि शेर और तेंदुआ शोर से मूर्ख नहीं बनेंगे, क्योंकि वे खुद ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि केवल मुट्ठी भर बबून ही रास्ते पर थे। 2 दिनों तक दल जंगली इलाके से होकर दौड़ता रहा, घने जंगल से निकलकर खुले मैदान में पहुंचा और इस पार लकड़ी से ढकी पहाड़ी ढलानों पर पहुंचा। यहाँ कोराक पहले कभी नहीं गया था। यह उसके लिए एक नया देश था और जंगल में सीमित दृश्य की एकरसता से बदलाव सुखद था। लेकिन इस समय प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसकी मेरीम खतरे में थी। जब तक वह मुक्त नहीं हो गई और उसके पास वापस नहीं आ गई, तब तक उसे किसी और चीज के बारे में कुछ भी नहीं सूझा। पहाड़ की ढलानों पर फैले जंगल में एक बार बबून धीरे धीरे आगे बढ़े। वे लगातार करुण स्वर में पुकार रहे थे। फिर जब वे सुन रहे थे तो खामोशी छा गई। अंत में दूर से सीधे आगे की ओर से एक धीमी सी आवाज आई। बबून उन आवाजों की दिशा में यात्रा करते रहे जो जंगल में उनके मौन के अंतराल में उनके पास आती थीं। इस प्रकार पुकारते और सुनते हुए वे अपने रिश्तेदारों के करीब पहुंच गए, जो, यह कोराक को स्पष्ट था, बड़ी संख्या में उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन जब आखिरकार पहाड़ी क्षेत्र के बबून नजर आए तो वानर आदमी उस वास्तविकता से चौंक गया जो उसकी दृष्टि में आ गई थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच से जमीन से उठकर विशाल बबूनों की एक ठोस दीवार दिखाई दे रही थी, जिस पर वे अपना वजन डालने की हिम्मत कर रहे थे। धीरे धीरे वे अपनी अजीबोगरीब करुण पुकार लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनके पीछे, जहां तक कोराक की आंखें हरियाली को भेद सकती थीं, उनके साथियों की ठोस दीवारें उनके पीछे पीछे चल रही थीं। उनमें से हजारों थे। बंदर आदमी अपने छोटे से समूह के भाग्य के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता था। अगर कोई अप्रिय घटना इन हजारों में से किसी एक के प्रति भी क्षण भर के लिए भय का क्रोध जगा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों राजा एक दूसरे के पास आए, जैसा कि उनका रिवाज था, बहुत सूंघते हुए और चिढ़ते हुए। उन्होंने एक दूसरे की पहचान के बारे में खुद को संतुष्ट किया। फिर दोनों ने एक दूसरे की पीठ खुजाई। कुछ देर बाद वे आपस में बात करने लगे। कोराक के दोस्त ने उनकी यात्रा की प्रकृति बताई, और पहली बार कोराक ने खुद को दिखाया। वह एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। उसे देखते ही पहाड़ी बबूनों में उत्साह चरम पर था। एक पल के लिए कोराक को डर लगा कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, लेकिन उसे डर मेरीम के लिए था। अगर वह मर गया तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि दोनों राजाओं ने भीड़ को शांत करने में कामयाबी हासिल की और कोराक को पास आने की अनुमति दी गई। धीरे धीरे पहाड़ी बबून उसके करीब आ गए। उन्होंने हर तरफ से उसे सूंघना शुरू कर दिया।
जब वो उनसे उनकी अपनी भाषा में बात करता था तो वे आश्चर्य और खुशी से भर जाते थे। वे उससे बात करते थे और जब वो बोलता था तो सुनते थे। उसने उन्हें मेरीम और जंगल में उनके जीवन के बारे में बताया, जहाँ वे छोटे मनु से लेकर महान वानर मंगनी तक सभी वानर लोगों के दोस्त थे। गोमंगनी, जो मेरीम को मुझसे दूर रख रहे हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, उसने कहा। वे तुम्हें मार देते हैं। निचले इलाकों के बबून उनके खिलाफ जाने के लिए बहुत कम हैं। वे मुझे बताते हैं कि तुम बहुत संख्या में हो और बहुत बहादुर हो, कि तुम्हारी संख्या मैदानों पर घासों या जंगल के भीतर पत्तियों की संख्या जितनी है, और यहाँ तक कि हाथी तांतोर भी तुमसे डरता है। तुम इतने बहादुर हो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम हमारे साथ गोमंगनी के गांव में जाकर इन बुरे लोगों को सजा देने में खुश होगे, जबकि मैं कोराक हत्यारा मेरी मेरीम को ले जाऊंगा। राजा बंदर ने अपनी छाती फुला ली और बहुत ही कठोर पैरों के साथ इधर उधर घूमता रहा। उसके देश के कई अन्य महान बैलों ने भी ऐसा ही किया। वे अजीब तारमंगनी के शब्दों से प्रसन्न और खुश थे, जो खुद को मंगनी कहता था और मनुष्य के बालों वाले पूर्वजों की भाषा बोलता था। हाँ, एक ने कहा, हम पहाड़ी इलाके के लोग शक्तिशाली योद्धा हैं। तांतोर हमसे डरता है, नुमा हमसे डरता है, शीता हमसे डरती है। पहाड़ी इलाके के गोमांगनी हमें शांति से पार करने में प्रसन्न हैं। मैं एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ निचले इलाकों के गोमांगनी के गांव में चलूंगा। मैं राजा का पहला नर पुत्र हूँ। मैं अकेले ही निचले इलाके के सभी गोमांगनी को मार सकता हूँ। और उसने अपनी छाती फुला ली और गर्व से आगे पीछे घूमने लगा, जब तक कि एक साथी की खुजली वाली पीठ ने उसका मेहनती ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं गूब हूँ, दूसरा चिल्लाया। मेरे लड़ने वाले नुकीले दांत लंबे हैं। वे तीखे हैं। वे मजबूत हैं। कई गोमांगनी के कोमल मांस में उन्हें गाड़ दिया गया है। मैंने अकेले ही शीता की बहन को मार डाला। गूब तुम्हारे साथ निचले इलाके में जाएगा और इतने सारे गोमांगनी को मार डालेगा कि मरने वालों की गिनती करने वाला कोई नहीं बचेगा, और फिर वह भी मादाओं और बच्चों की प्रशंसा भरी आंखों के सामने अकड़कर नाचने लगा। कोराक ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। आपके बैल बहुत बहादुर हैं, उसने कहा, लेकिन राजा सबसे बहादुर है। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर झबरा बैल, जो अभी भी अपने यौवन पर था, अन्यथा वह अब राजा नहीं था, भयंकर रूप से गुर्राया। जंगल में उसकी कामुक चुनौतियों की गूंज सुनाई दी। छोटे छोटे बबून अपनी माताओं की बालों वाली गर्दन को भयभीत होकर पकड़ रहे थे। बैल बिजली से उत्तेजित होकर हवा में ऊंची छलांग लगाते हैं और अपने राजा की दहाड़ती चुनौती को स्वीकार करते हैं। शोर बहुत भयानक था। कोराक राजा के करीब आया और उसके कान में चिल्लाया, आओ। फिर वह जंगल से होते हुए मैदान की ओर चल पड़ा, जिसे उन्हें कोवुडू गोमंगनी गांव की ओर अपनी लंबी यात्रा पर पार करना था। राजा अभी भी दहाड़ रहा था और चीख रहा था, घूमकर उसके पीछे चला गया। उनके पीछे मुट्ठी भर निचले देश के बबून और पहाड़ी कबीले के हजारों लोग आए, जंगली, दुबले पतले, कुत्ते जैसे जीव, खून के प्यासे। और इस तरह वे दूसरे दिन कोवुडू गांव में पहुंचे। दोपहर का समय था। गांव भूमध्य रेखीय सूर्य की गर्मी की शांति में डूबा हुआ था। अब शक्तिशाली झुंड चुपचाप यात्रा कर रहा था। हजारों गद्देदार पैरों के नीचे जंगल से उतनी ही आवाज आ रही थी जितनी पेड़ों की पत्तियों वाली शाखाओं के बीच से तेज हवा के तेज झोंकों से आ रही थी। कोराक और दोनों राजा आगे चल रहे थे। वे गांव के पास ही रुके जब तक कि पीछे छूटे हुए लोग पास नहीं आ गए। अब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोराक चुपके से रेंगता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा जो बाड़ के ऊपर लटका हुआ था। उसने अपने पीछे देखा। झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। समय आ गया था। उसने लंबी यात्रा के दौरान उन्हें लगातार चेतावनी दी थी कि गांव में बंदी बनी हुई श्वेत महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी सभी उनके वैध शिकार थे। फिर आसमान की ओर मुंह उठाकर उसने एक आवाज लगाई। ये संकेत था। जवाब में 3000 बालदार बैल चिल्लाते और भौंकते हुए भयभीत अश्वेतों के गांव में घुस आए। हर झोपड़ी से योद्धा निकल पड़े। माताओं ने अपने बच्चों को अपनी बाहों में उठाया और दरवाजों की ओर भाग गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भयानक भीड़ गांव की सड़कों पर उमड़ रही है।
कोवुडू ने अपने लड़ाकों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया और उनका साहस जगाने के लिए उछलते और चिल्लाते हुए हमलावर भीड़ के सामने एक तीखे भाले की नोक पर हमला किया। कोराक ने, जैसा कि उसने मार्च का नेतृत्व किया था, आक्रमण का नेतृत्व किया। काले लोग इस गोरे चमड़े वाले युवक को घृणित बबूनों के झुंड के आगे देखकर भयभीत और निराश हो गए। एक पल के लिए वे अपनी जगह पर डटे रहे, एक बार आगे बढ़ती भीड़ पर अपने भाले फेंके, लेकिन इससे पहले कि वे अपने धनुष पर तीर फिट कर पाते, वे डगमगा गए, हार मान गए और भयभीत होकर भाग गए। अपनी पीठों के बल पर, अपनी गर्दन की मांसपेशियों में मजबूत नुकीले दांत गड़ाते हुए बबून अपनी पंक्तियों में उछल पड़े और उनमें से सबसे पहले, सबसे क्रूर, सबसे खूनी, सबसे भयानक कोराक हत्यारा था। गांव के द्वार पर, जहां से अश्वेत लोग घबराकर घुसे थे, कोराक ने उन्हें अपने सहयोगियों की दया पर छोड़ दिया और उत्सुकता से उस झोपड़ी की ओर मुड़ गया जिसमें मेरीम को कैदी बनाया गया था। ये खाली थी। एक के बाद एक गंदी अंदरूनी जगहों ने एक ही निराशाजनक तथ्य को उजागर किया, मेरीम उनमें से किसी में भी नहीं थी। कोराक को पता था कि उसे गांव से भागते समय अश्वेतों द्वारा नहीं ले जाया गया था, क्योंकि उसने भगोड़ों के बीच उसकी एक झलक पाने के लिए ध्यान से देखा था। बंदर आदमी के दिमाग में, क्योंकि वह जंगली लोगों की प्रवृत्ति को जानता था, केवल एक ही व्याख्या थी, मेरीम को मार दिया गया था और खा लिया गया था। इस विश्वास के साथ कि मेरीम मर चुकी है, कोराक के दिमाग में उन लोगों के खिलाफ खूनी लाल क्रोध की लहर उमड़ पड़ी जिन्हें वह उसका हत्यारा मानता था। दूर से उसे बबूनों की गुर्राहट और उनके शिकारों की चीखें सुनाई दे रही थीं, और वह इस ओर बढ़ गया। जब वह उनके पास पहुंचा तो बबून लड़ाई के खेल से थक चुके थे और एक छोटे से समूह में काले लोग फिर से खड़े हो रहे थे, अपनी घुंडी का इस्तेमाल उन कुछ बैलों पर प्रभावी ढंग से कर रहे थे जो अभी भी उन पर हमला करने पर अड़े हुए थे। इनमें से कोराक ऊपर के पेड़ की शाखाओं से टूट गया, तेज, निर्मम, भयानक। उसने खुद को कोवुडू के बर्बर योद्धाओं पर फेंक दिया। उस पर अंधा क्रोध हावी था, साथ ही इसने अपनी क्रूरता से उसकी रक्षा की। एक घायल शेरनी की तरह वह यहाँ, वहाँ, हर जगह कठोर मुट्ठियों से और प्रशिक्षित योद्धा की तरह सटीकता और समयबद्धता के साथ भयानक प्रहार कर रहा था। बार बार उसने अपने दांत दुश्मन के मांस में गड़ा दिए। वह एक पर था और प्रभावी प्रहार से पहले ही दूसरे पर चला गया। फिर भी, हालांकि युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने में उसके निष्पादन का वजन बहुत अधिक था, लेकिन यह उस आतंक से भारी था जो उसने अपने दुश्मन के सरल, अंधविश्वासी दिमागों में पैदा किया था। उनके लिए यह सफ़ेद योद्धा, जो बड़े वानरों और भयंकर बबूनों के साथ रहता था, जो जानवर की तरह गुर्राता और झपटता था, इंसान नहीं था। वह जंगल का एक राक्षस था, एक भयानक दुष्ट देवता जिसे उन्होंने अपमानित किया था और जो उन्हें दंड देने के लिए जंगल में अपनी खो से बाहर आया था। और इस विश्वास के कारण बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत कम बचाव किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी नश्वर शक्ति को देवता के विरुद्ध खड़ा करना व्यर्थ है। जो लोग भाग सकते थे, वे भाग गए, जब तक कि आखिरकार उनके पास उस काम की सजा देने के लिए कोई नहीं बचा, जो उनके लिए असंभव तो नहीं था, लेकिन फिर भी वे दोषी नहीं थे। कोराक हौंफते हुए और खून से लथपथ होकर रुक गया, क्योंकि उसे और शिकार नहीं चाहिए थे। बबून उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, खून और लड़ाई से तृप्त हो गए। वे थके हुए जमीन पर लेट गए। दूर दूर तक कोवुडू अपने बिखरे हुए आदिवासियों को इकट्ठा कर रहा था और चोटों और नुकसान का हिसाब लगा रहा था। उसके लोग घबराए हुए थे। कोई भी चीज़ उन्हें इस देश में लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। वे अपने सामान के लिए भी गांव में वापस नहीं लौटना चाहते थे। इसके बजाय वे तब तक अपनी उड़ान जारी रखने पर अड़े रहे जब तक कि वे अपने और उस राक्षस के बीच कई मील की दूरी तय नहीं कर लेते जिसने उन पर इतना क्रूर हमला किया था। और इस तरह ऐसा हुआ कि कोरक ने उन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जो शायद मेरीम की खोज में उसकी मदद कर सकते थे, और उसके बीच एकमात्र संपर्क को काट दिया जो उसकी तलाश में आने वाले दयालु बवाना के द्वार से था जिसने उसकी छोटी जंगल प्रेमिका से दोस्ती की थी। यह एक कड़वा और क्रूर कोराक था जिसने अगली सुबह अपने बबून साथियों को अलविदा कहा। वे चाहते थे कि वह उसके साथ चले, लेकिन बंदर आदमी को किसी की संगति पसंद नहीं थी।
जंगल के जीवन ने उसमें मौन रहने को बढ़ावा दिया था। उसके दुख ने इसे एक उदासी में बदल दिया था जो बुरे स्वभाव वाले बबूनों की बर्बर संगति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चिंताग्रस्त और हताश होकर वह जंगल के सबसे गहरे भाग में चला गया। जब उसे पता चला कि नुमा बाहर है और भूखी है, तो वह जमीन पर चल पड़ा। वो उन्हीं पेड़ों के पास गया जहां शीता नामक तेंदुआ रहता था। उसने 100 तरीकों और 100 रूपों में मौत को आमंत्रित किया। उसका मन हमेशा मीरीम की यादों और उनके साथ बिताए गए सुखद वर्षों से भरा रहता था। अब उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि वो उसके लिए क्या मायने रखती थी। मीठा चेहरा, सावला, कोमल, छोटा शरीर, वो चमकदार मुस्कान जो हमेशा शिकार से लौटने पर उसका स्वागत करती थी, उसे लगातार सताती रहती थी। निष्क्रियता ने जल्द ही उसे पागलपन की धमकी दी। उसे चलते रहना चाहिए। उसे अपने दिन को श्रम और उत्साह से भरना चाहिए ताकि वह भूल जाए। वह रात उसे इतनी थकावट दे कि वह अपने दुख की धन्य बेहोशी में सो जाए जब तक कि एक नया दिन न आ जाए। अगर उसे अंदाजा होता कि मीरीम अभी भी जिंदा हो सकती है तो कम से कम उसे उम्मीद तो होती। वो उसे खोजने में अपना पूरा दिन लगा सकता था, लेकिन वह पूरी तरह से मानता था कि वह मर चुकी है। एक लंबे साल तक वह एकांत में घूमता रहा। कभी कभी वह अकुत और उसके कबीले के लोगों के साथ मिल जाता था, उनके साथ 1-2 दिन शिकार करता था, या फिर वह पहाड़ी इलाकों में चला जाता था जहां बबून उसे एक सामान्य बात के रूप में स्वीकार कर लेते थे। लेकिन सबसे ज्यादा वह तांतोर के साथ रहता था। हाथी, जंगल का विशाल ग्रे युद्धपोत, उसकी जंगली दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। राक्षसी बैलों की शांत शांति, माँ गायों की चौकस चिंता, बछड़ों की अजीबोगरीब चंचलता ने कोराक को आराम दिया, दिलचस्पी दिखाई और उसे खुश किया। विशाल जानवरों के जीवन ने अस्थायी रूप से उसके अपने दुख से उसका ध्यान हटा दिया। वो उनसे उतना ही प्यार करने लगा जितना वह बड़े वानरों से भी नहीं करता था, और विशेष रूप से एक विशालकाय हाथी था जिससे वह बहुत प्यार करता था। झुंड का स्वामी, एक जंगली जानवर जो किसी अजनबी पर जरा सी भी उत्तेजना पर या बिना किसी उत्तेजना के हमला कर देता था। और कोराक के लिए विनाश का ये पहाड़ एक पालतू कुत्ते की तरह विनम्र और स्नेही था। कोराक के बुलाने पर वह आया। उसने अपनी सूंड को वानर मानव के शरीर के चारों ओर लपेटा और इशारे के जवाब में उसे अपनी चौड़ी गर्दन पर उठा लिया, और कोराक पूरी लंबाई में लेटा हुआ था और अपने पैरों की उंगलियों को प्यार से मोटी खाल में मार रहा था और अपने विशाल दोस्त के कोमल कानों से मक्खियों को झाड़ रहा था, एक पत्तीदार शाखा से जो पास के एक पेड़ से तोड़ी गई थी, जिसे तांतोर ने इस उद्देश्य के लिए बनाया था। और इस बीच मीरीम मुश्किल से 100 मील दूर थी।